अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एवेपोराइजेशन, एवेपोरेशन। ठीक है, एवेपोरेशन क्या होता है, इसका ऑपोजिट अमल कौन सा है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, आपको पता है मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड का चेंज होना गैस फेस में, फेस मतलब स्टेट, ठीक है, गैस फेस में, फेस का क्या मतलब है, स्टेट, हालत, स्टेट, हालत। ठीक है, कि लिक्विड का गैस फेस में बदलने का अमल, इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। ठीक है जी, चलें जी लिखते हैं। द चेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू gas phase is called evaporation, जिसे हम क्या कहते हैं, evaporation। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड evaporation। ठीक है जी, एक टर्म आपने सुनी होगी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। चलें जी यहां पे लिख लेते हैं कंडेंसेशन। ये एक आपने टर्म सुनी होगी। ये भी बिल्कुल इसके रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब ये कि भाई गैस का लिक्विड में बदलने का अमल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन, लिक्विड का गैस में बदलना उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, चलें जी लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस फेज टू लिक्विड फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। बोथ आर रिवर्स, बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर, ये याद रखना है, बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालफ हैं, एक दूसरे के मुखालफ हैं। ठीक है, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये एक दूसरे के उलट प्रोसेस हैं। एक कंडेंस कर रहा है, दूसरा एवापोरेट कर रहा है, एवापोरेट कर रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर। चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसको रेस कर दें, कर दें रेस। ओके। हो मैं मेहनत हा की कदी हाड़ा नहीं हो कीता, पब्लिसिटी में कोई पवाड़ा नहीं हो कीता। चलें जी, अब आपने एक बात याद रखनी है कि एनर्जी बेसिकली होता है काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की बेसिकली हम यहाँ समझ लें कि 2 तरह की टाइप्स होती हैं, हम अब यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, मतलब कोई चीज़ हरकत में है तो उसकी जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। किसी मोशन की वजह से वो हरकत में है तो जो उसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। अगर वो किसी पोजीशन पे हो गया है, किसी पोजीशन पे है, ठीक है, वो रुका हुआ है और वो पोजीशन पे है, हाइट पे है, तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी है वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ये क्या है, ड्यू टू पोजीशन।
ये पोजीशन की वजह से और ये क्या है, मोशन की वजह से। अच्छा जी, अब बेसिकली हुआ क्या, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है, इसमें आपने जो है वो लिक्विड भरा हुआ था। अच्छा अच्छा, इसमें बेसिकली लिक्विड है, कोई भी चीज समझ लें, ठीक है। जो बिल्कुल नीचे, जो पेंदे के साथ नीचे होंगे, उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो होगी लो एनर्जी। वो क्या होगी, लो एनर्जी। जो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगी, लो काइनेटिक एनर्जी। लो काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई। अच्छा जी, जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लिक्विड के दरमियान में मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो होगी एवरेज। एवरेज मतलब दरमियानी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो बिल्कुल ऊपर होंगे, सतह के बिल्कुल ऊपर, उनकी होगी एवरेज से ज्यादा, उनकी एनर्जी क्या होगी, एवरेज से ज्यादा होगी। होगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसे कहेंगे कि इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। इनकी क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी, इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। समझ आ गई। अच्छा जी, बेसिकली आप किसी के साथ, आपको मिसाल से समझाते हैं। चलिए जी, आप किसी के साथ पंगा उस वक्त लेते हैं जब आप बिल्कुल स्टेबल होते हैं, आपके जेब में ज़रा अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई अब मैं इसके साथ ना ज़रा, मतलब कि उस वक्त बंदे दूसरों को तंग करते हैं हम, जब हमारे जेब में अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं तब हम दूसरों के साथ पंगा लेते हैं कि भाई अब हमारे पास पैसे हैं, हम ज़रा लड़ाई भी ले लें तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जेब में अब पैसे आ गए, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है जब हमारी जेब में पैसे आ जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। हम दूसरों को कहते हैं कि भाई अब मेरे साथ अब मतलब कुछ फासला रखो, मैं ज़रा अमीर बंदा हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी वही एवापोरेट करेंगे, वही एवापोरेट करेंगे, वही सतह से स्कैप करेंगे, बाहर निकलेंगे। जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो जो है वो स्कैप करेंगे। समझ आ गई, वो क्या करेंगे, स्कैप करेंगे। क्लियर हो गया। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, एवरेज से ज़्यादा होगी, वो स्कैप करेंगे, वो बाहर निकलेंगे। क्लियर हो गया जी। अब अच्छा चलें जी, आपकी बुक लिख रही है कि भाई अगर हमारे पास 1 मोल वाटर हो, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर कितना होता है, कितने ग्राम, 1 मोल 18 ग्राम, 18 ग्राम से। हम मुझे कैसे पता चला, मेरे भाई मेरे दोस्तों, देखो वाटर का फार्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, हैं कितने 2, ठीक है। जमा ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 2 × 1 2, तो 16 और 2 कितने हो गए 18, ठीक है। तो तब मुझे पता चला कि भाई एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 मोल जो है वो 18 ग्राम। ये फर्स्ट चैप्टर का है कॉन्सेप्ट, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, मैंने कहा फिर से एक दफ़ा रिवाइज करवाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, 18 ग्राम वाटर है। वो कहता है कि भाई अगर आपके पास 1 मोल वाटर हो, 1 मोल, चलें मैं स्टार्ट सिंपल सी करता हूँ, 1 मोल वाटर हो और वो किस में हो, लिक्विड में, और वो लिक्विड स्टेट में हो नीचे आपको जो, और इसको आपने वाटर को बदल दिया हो गैस स्टेट में, किसमें, गैस में। जी मतलब गैस, याद रखना है आपने इस तरह की चीज़ें टर्म में, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में नीचे लिखा होता है इसको हम फेस बोलते हैं। फेस मतलब स्टेट, कि हम कोई चीज़ किस स्टेट में ले रहे हैं। तो एल का मुराद लिक्विड की, जी से मुराद गैस। तो लिक्विड से आपने गैस में बदला, यानी कि एवेपोराइजेशन हुई है। तो बेसिकली एवेपोराइजेशन को हमें एनर्जी देना पड़ती है, हमें एनर्जी देना पड़ती है। उन जो प्रोसेस को हम एनर्जी देते हैं उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। समझ आ गई। अभी हम करते हैं इसके बारे में कुछ सवाल। अच्छा जी, वो कहता है कि अब आप लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो जो आपको एनर्जी देना पड़ेगी वो 40.7 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगी। नोट कर लें, 40.7 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगी आपको, तब 1 मोल 18 ग्राम जो है वो गैस हालत में चेंज हो जाएगा लिक्विड से वाटर। क्लियर हो गया। कर दे रेज इसको,
चलें जी, आपकी बुक लिख रही है ये कि हाय निते शैडो बन जावा नाल नाल रहूंगा मुटियारे। चलें जी, अब जी बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक प्रोसेस, मैंने अभी बात की कि जो एवेपोराइजेशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, अभी बात की, ठीक है, कि जो एवेपोराइजेशन है वो एक एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब वो जो हीट अब्जॉर्ब करे, हीट क्या करे, अब्जॉर्ब करे, हीट अब्जॉर्ब करे, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जिनको हम हीट प्रोवाइड करें, जिसको हम हीट खुद दें कि भाई ये लो हीट, अब हम रिएक्शन करवाओ, ठीक है, तो वो होते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन करते हैं, दूज प्रोसेस in which heat is absorbed is called endothermic process। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसकी आप, एवेपोराइजेशन। देखिए ना, हम एवेपोराइजेशन में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में एग्जाम्पल जरूर लिखते हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे एवेपोराइजेशन। ये जब हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे तभी भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की आई थी, उस वक्त भी मैंने एग्जांपल्स लिखवाई थी, ठीक है, वो भी आपने इसको नोट कर लेनी है, लेकिन फिलहाल आपने ये याद रखना है क्योंकि हम वेपोराइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, एक होता है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिटेल में पढ़ चुके हैं, बात खत्म, बस ठीक है, सही है जी, क्लियर हो गया इनको, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर, ठीक है, और ठीक है भाई, ओके। अब जी आपने याद रखना है कि जो एवेपोराइजेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली हर टेम्परेचर पे होता रहता है। एवेपोराइजेशन का टेम्परेचर, एवेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है वो हर टेम्परेचर पर होता रहता है, ठीक है, लेकिन एक याद रखनी है बात कि भाई ये प्रोसेस होता तो हर वक्त है, लेकिन ये नहीं कि होता हर वक्त है, लेकिन स्पीड आहिस्ता या तेज हो जाती है। ये नहीं हम कह सकते कि भाई एवेपोराइजेशन सर्दियों में होती ही नहीं है और गर्मियों में होती रहती है, ऐसा नहीं हम कह सकते, भाई होती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है, उसकी मतलब एवेपोराइजेशन की स्पीड वो स्लो डाउन या स्पीड अप, यानी कि तेज या कम, ठीक है, ये होती रहती है अपने हिसाब से। समझ आ गई? तो आपने लिखना है नोट लिख लें इसका, एवेपोरेशन process takes place at all temperature। अच्छा जी, एवेपोराइजेशन का अमल जो है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ये हम इंशाल्लाह फैक्टर पे बात करेंगे, आगे फैक्टर्स पढ़नी है तो उसमें बात हो जाएगी। अच्छा जी, एवेपोराइजेशन का अमल एक नई डेफिनेशन अगर हम करें तो वो ये होगी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले, यानी कोई चीज़ उबलना शुरू हो जाए उससे पहले कोई चीज़ का, किसी चीज़ का लिक्विड से गैस में बदलना, बॉइलिंग पॉइंट से पहले, ठीक है, समझ आ गई, नुक्ता खलाओ से पहले उसका बदलना, उसे हम कहते हैं एवेपोराइजेशन या एवेपोरेशन। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा चलें जी, एक सवाल करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हाय रे टते गबरू मारे हाय
हाँ 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 हो। चलें जी, एवेपोराइजेशन सवाल ये आता है पेपर में कि एवेपोराइजेशन है एक कूलिंग प्रोसेस है, वजह बयान करें वाई कि एवेपोराइजेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है कि भाई एवेपोराइजेशन हो तो ठंडक होती है, जहाँ पे एवेपोराइजेशन हो रही होती है वहाँ पे बेसिकली इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठंडा हो जाता है, वजह बयान करें। चलें जी लिखते हैं सवाल हमारा ये होगा, evaporation is a cooling process why। अब यही सवाल आपको दूसरी तरह भी पूछ सकता है कि भाई evaporation is causes of cooling, कि कूलिंग जो है ठंडक पैदा करने की वजह बनता है वेपोराइजेशन, वजह बयान करें क्यों जी, क्यों ऐसा होता है। तो वजह यही है भाई, जब देखें एक कंटेनर है, आपको समझाते हैं फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पे फर्ज करें मॉलिक्यूल्स हैं, अब यहाँ वाले स्कैप करके देखें, इन सब की एनर्जी थी, जो मॉलिक्यूल्स स्कैप करके गए हैं, जो मॉलिक्यूल्स स्कैप करके गए हैं उनकी एनर्जी क्या थी, उनकी एनर्जी क्या थी, हाई एनर्जी थी भाई, उनकी एनर्जी क्या थी, हाई एनर्जी थी उनकी। अच्छा जी, अब हुआ क्या, जब ये बाहर निकल गए, जो बाकी बच गए रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी तो डाउन हो गई, उनकी एनर्जी, क्योंकि हाई वाले तो चले गए, अब जो बाकी रह गए उनकी एनर्जी कम हो गई। अब उन्होंने करना क्या था बेसिकली, अब हर बंदा यही कहता है कि भाई मैं जैसे पहले था मैं वैसा हो जाऊं, ठीक है, जैसे मैं पहले था वैसा हो जाऊं, अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल होना चाहेगा। तो अब वो क्या करेंगे, जो बाकी मॉलिक्यूल्स बच गए वो इर्द गिर्द से सराउंडिंग कहते हैं माहौल को, इर्द गिर्द को, ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि इर्द गिर्द से एनर्जी को, पहले उनकी एनर्जी ज़्यादा थी अब डाउन होगी क्योंकि हाई निकल गए, तो वो बाहर से एनर्जी ले लेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो इर्द गिर्द का माहौल की जो हीट थी वो कम हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। जब वो डाउन हो जाएगी तो फिर उसके वजह से जो है वो ठंडक पैदा होगी, कूलिंग पैदा होगी। समझ आई? बेसिकली हुआ क्या कि भाई एनर्जी जो है बेसिकली सराउंडिंग से उन्होंने अब्जॉर्ब कर ली। जब कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो भाई बेसिकली वो, अब जब कोई भी चीज़ जो अब्जॉर्ब करती है तो वो ठंडी हो जाती है। जब भी कोई चीज़ एनर्जी अब्जॉर्ब करती है तो वो ठंडी हो जाती है। 6th चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टेस्ट ट्यूब की मदद से, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है या गर्म हो जाती है, ठीक है, उसमें पढ़ चुके हैं। चलें जी, आंसर हम इसका लिखते हैं, बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स evaporate का क्या मतलब होता है? बाहर निकल जाना, ठीक है, evaporate, those molecules evaporate, its energy is high, ठीक है। remaining molecules overcome the change and absorb energy from surrounding. Therefore, evaporation is cooling process.
यही वजह है कि एवेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। ये पिक्चर साथ आप लाजमन बनाएंगे। पिक्चर बनाने का फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि भाई जो एग्जामिनर है वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर देखेगा और कह देगा कि भाई इस बंदे ने तो बहुत पढ़ा है, ठीक है। और हमें यही चाहिए कि एग्जामिनर हमारा जो है क्वेश्चन कम पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। चलें नोट कर लें, शाबाश। हा ला 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 ला, जिंदगी का सफर है सफर, सुहाना सफर। कर दे ओके। चलें जी, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में कि भाई ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एवेपोराइजेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, शॉर्ट पूछ ले, लॉन्ग पूछ ले, हर साल आप पेपर उठा के देख लें, यकीन करें हर दफ़ा ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये सवाल एवेपोराइजेशन के मतलब, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स में। चलें जी, अब हम इसके बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फर्स्ट फैक्टर आता है, उसमें हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर मैंने अभी कुछ पहले आपको नोट लिखवाया था कि जो एवेपोराइजेशन है वो हर टेम्परेचर पर होती है, हर टेम्परेचर पर होती है, मैंने बात की थी आपसे। लेकिन याद रखें मैंने उस वक्त भी बात की है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से या कम होने से उसकी स्पीड पे फ़र्क आता है, उसकी स्पीड पे फ़र्क आता है कि एवेपोराइजेशन तेज़ हो रही है कि एवेपोराइजेशन कम हो रही है, ठीक है। तो याद रखना है टेम्परेचर के, एवेपोराइजेशन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवेपोरेशन मतलब कहने का ये कि भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपोराइजेशन भी ज़्यादा ही होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो वेपोराइजेशन भी कम ही होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपोराइजेशन का अमल भी ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो वेपोराइजेशन का अमल भी कम होगा। चलें जी एग्जांपल से समझाते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेम्परेचर है जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेम्परेचर है 75 डिग्री, 75 डिग्री फ़र्ज़ कर लें ना। अच्छा जी, यहाँ पे है 40 डिग्री, ठीक है। अब आप बताएं भी किसकी, कहाँ पे एवेपोराइजेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पे एवेपोराइजेशन का अमल स्पीड में होगा या ज़्यादा होगा। तो वो भाई ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो भाई ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, और यहाँ 40 है तो होगा तो यहाँ पे भी, लेकिन इसके मुकाबले में कम, इसके मुकाबले में कम होगा। समझ आ गई, क्लियर हो गया, ओके। चलें दूसरा फैक्टर हमारा ये है कि एरिया, ये एरिया पे बड़ा, सरफेस एरिया, यहाँ पर अकेला एरिया लिख लें, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब भी यही है, ये सरफेस एरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जितना एरिया एवेपोरेट करेगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा कोई चीज़, खुला बर्तन होगा, कोई भी चीज़ है वो, अगर उसका एरिया ज़्यादा है भाई, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका एवेपोराइजेशन का अमल तेज़ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा सतह के ऊपर होंगे, जो ऊपर होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो जल्दी ज़्यादा एवेपोरेट करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा एवेपोरेट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस एरिया जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवेपोराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये, फर्ज करें कि ये वाली आपके पास एक ट्रे है और एक साइड पे आपके पास कप है, लो जी, एक साइड पे कप है, एक साइड पे आपके पास ट्रे है। ट्रे मतलब एक आपके पास कोई भी चीज़ है, प्लेट समझ लें, ये आपके पास प्लेट है, ये आपके पास कप है, ठीक है। अब इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, एक ही, हर चीज़ की एक है, एक ही बर्तन में बनाई गई हर चीज़। तो एवेपोराइजेशन का अमल इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों? और भाई इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है, सिर्फ इतने में से एवेपोरेट होनी है। यहाँ पे एवेपोरेशन का अमल इस पूरे एरिया से होना है, क्योंकि सारा सरफेस आ गई है, ठीक है, सारे एरिया पे
जो है वो चाहे फैल गई है तो उसका जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एवेपोराइजेशन का अमल भी ज़्यादा होगा, एवेपोराइजेशन का अमल भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई? पक्की बात है, देख लो। हाय ले हाय अल्लाह, पता नहीं कब समझ आएगी भाइयों को, हैं? चलो कोई नहीं, चलें जी। अब हम बात करते हैं लास्ट जो कि हमारा फैक्टर है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस है, जो इनके दरमियान फोर्सेस है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर तो भाई ये वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अगर ये वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी अवाइपोरेट नहीं करेगा। अवाइपोरेट तो तभी होगा ना जब मॉलिक्यूल स्कैप करेगा, बाहर निकलेगा, हिट करके बाहर निकल जाएगा कोलाइड करके, ठीक है। और समझ आई कि वो अवाइपोरेट करेगा। अवाइपोरेट क्यों करेगा? मेरी बात सुने, एक और कंसेप्ट देखिए। ये फर्ज करें आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैंने पहले बात की हुई है वैसे तो, अच्छा जी। फर्ज करें आपने नीचे से इसको हीट कर दिया, फर्ज कर लें आपने इसको हीट किया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल से करेंगे कोलाइड। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे क्या करेंगे? कोलाइड। अब अपनी एनर्जी वो दे देंगे इनको, और ये वाले नेक्स्ट अगर कोलाइड करेंगे ये, या अवाइपोर मतलब हरकत भी कर सकेंगे क्योंकि इनके दरमियान थोड़ा फासला भी है, तो वो हरकत भी कुछ करेंगे, कुछ कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे। ज़्यादा जो कोलाइड करेंगे आखिरकार वो एनर्जी जहाँ तक पहुँच जाएगी और वो मॉलिक्यूल्स स्कैप कर जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी मजबूत होंगी मॉलिक्यूल्स उतनी जल्दी स्कैप नहीं कर पाएगा, और स्कैपिंग को तो हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोरेशन इसी को कहते हैं कि मॉलिक्यूल हिट करके बाहर निकल जाए, बस बाहर निकल जाए। बाहर तभी निकलेगा जब वो जो है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी और उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी। समझ आ गई? तो बात करते हैं कि अब ये किसके, तो अगर हम इसकी बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब ये कि भाई जितनी मजबूत होंगी, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी, मतलब कि ये अगर भाई स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो एवेपोराइजेशन का अमल जो है वो स्लो होगा। तो फिर क्या होगा? एवेपोरेशन प्रोसेस स्लो। ठीक है, तो उस वक्त स्लो होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो फिर एवेपोराइजेशन का अमल स्पीड में होगा, जल्दी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है जी, चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।